हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवंती क्विज़ क्लास 9th साइंस, जो अभी कल पूछी गई है 19 तारीख को। उसका साइंस का पेपर हम सोल्व करेंगे। तो इस क्विज़ के अंदर जो हमारे जो टॉपिक आए थे वो थे मास से रिलेटेड संबंधित और वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डेंसिटी, इन सभी बातों से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्विज में जाने से पहले एक बार इनका हम क्विक रिचार्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे छात्र तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही हैं। तो उन दोनों को आसान करने के लिए पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग आपको कुछ समझाए। तो देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या है। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग आपके सामने देखो। ये वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज पूछी गई है। तो हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं आए, वो भी इनको भी इंग्लिश आसान लगे, इसलिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग की दोहराई करवाई एक बार। देखो, जब भी मैं बोलूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। एरिया होता है क्षेत्रफल। फोर्स, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल यानी कि ताकत। उसके बाद पी ए, जहाँ पे पी ए लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या होता है पास्कल। एक साइंटिस्ट का नाम, इसने नियम दिया है। ये दाब की यूनिट होती है, दाब की प्रेशर की यूनिट होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु, उसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु बोल देते हैं, पिंड भी बोल देते हैं। यूनिट, यूनिट का मतलब एक, एकांकी। यूनिट डिस्टेंस यानी कि एक, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, आगे 1 होना ज़रूरी है। उसी तरह आगे आगे जाए अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण वाला बल। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक, नियतांक। डेंसिटी का मतलब घनत्व, और एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। वेट, वेट का मतलब भार होता है। प्रेशर, दाब हो गई। और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो मैं चाहता हूँ इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इनको भी थोड़ा एक बार इनकी दोहराई करें। तो अब हम क्विज में जाने से पहले एक बार 2 मिनट का हम अपना क्विक रिचार्ज कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं बच्चों, देखो मास, मास क्या होता है। मास का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मसाला है उसी को मास बोलते हैं। ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास पॉजिटिव होता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुणा कर दिया जाए तो भार बन जाता है। मास को m नाम के अक्षर लिखते हैं, W=m/g। अगर किसी बॉडी का मास चंद्रमा पे 100 ग्राम है तो धरती पे भी उसका मास 100 ग्राम ही होगा, लेकिन उसका वेट जो निकालेंगे वो डिपेंड करता है g के ऊपर। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारी जो अर्थ है इसके सरफेस के ऊपर g का मान सबसे ज़्यादा है, इसका मान है 9.8। ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो ये सारी की सारी हवा को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। उसी से वायुमंडल बनता है। और ये धरती का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। और जैसे ही हम धरती से ऊपर जाते हैं 3200, धरती से ऊपर जाते हैं 3200 किलोमीटर। तो 3200 किलोमीटर जैसे वहाँ पर जी का मान कितना होता है, 0। और इससे और ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, और जिस वस्तु को आप ऊपर फेंक दोगे वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। ग्रेविटी हर वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है, इसलिए हर वस्तु का वेट भी अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी वस्तु को आप धरती के सेंटर के ऊपर ले जाके तोलोगे तो उसका मान लो 100 ग्राम मास है, तो उसका जी कितना, यहाँ पे 0। तो ये कितना बन जाएगा, 100 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो वेट कितना हो गया, 0। समझ में आ गई बात। तो ये थी वेट के क्वेश्चन, ग्रेविटी के क्वेश्चन। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने नियम दिया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एक m1 m2 दो मास के ऑब्जेक्ट है, बीच की दूरी r होगी, तो F=g m1 m2/r²। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि दो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होंगे इस संसार के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखो कि मैंने जो सामने m1 m2 बनाया है ना, उसको ऐसे देखो आप, ये जो मेरी 2 उंगलियां हैं ना, ये 2 ऑब्जेक्ट है। देखो अपने आप एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप जा रही है। देखो ये जो इनके बीच की दूरी है, देखो दोनों उंगलियों के बीच की दूरी है। ये देखो, मैं इनको अपने ऐसे करके देखना, अपना डेमो ऐसे करोगे ना, तो ये देखो दोनों उंगलियां अपने आप बिना किसी के अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। यही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया। तो यहाँ पे m1 m2 क्या है, मासीज है। अच्छा, अब देखो कोई कहेगी इसका मान 1 है, ये भी 1 किलो होगा, ये भी 1 किलो होगा, बीच की दूरी भी 1 मीटर, तो f किसके बराबर आ जाता है, g का। तो ये भी क्विज में प्रश्न आया हुआ है।
इन सभी को सॉल्व करेंगे। और एक और देख लो छोटा सा पर्सन हमारा इसी क्विज में आने से पहले कि भाई प्रेशर क्या चीज़ है। प्रेशर का माना, प्रेशर का मतलब दाब। प्रेशर जो होता है ना वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे अब देखो कि मैं एक 3 चीज़ लेता हूँ, एक तो मैंने ऐसे कील ले ली है, एक थोड़ा और कोई ऐसे थोड़ी और भी बड़ी चीज़ ले ली, सुआ बोलो लगा लो, एक और चीज़ ले ली ऐसी, तो इन्हें बताओ सबसे कम एरिया किसका है? इसका है। उससे कम ये सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसका है, और इससे बड़ा एरिया इसका है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा डेमो लाया हूँ आपके लिए, इसको करवा देता हूँ अभी। इस डेमो में देखो आपने ये बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पे चलेगा। तो ध्यान दो, देखो सामने आपके एक पिन दिखाई गई है। पिन ये देखो, इसमें दिखाई नहीं दे रही क्या? ये रही देखो, इसका एरिया बहुत ही कम आगे छोटी है, तो इसमें देखो इसमें लगाएंगे तो ये आराम से लग जाएगी। देखो ठीक है, इसका एरिया बहुत ही कम है, बहुत ही आसानी से लग गई, क्योंकि इसका आगे का एरिया जो था कम, सामने देख सकते हो डायग्राम में भी। उसके बाद ये मैंने पिन हटा दी। उसके बाद मैं एक चीज़ और लेके आया हूँ, देखो ये वाली, इसका एरिया उससे थोड़ा सा वो है, लेकिन ये भी देखो इस कागज़ में आराम से मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा तो ये इसमें देखो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसका, लेकिन ये भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पिन से तो बड़ा था ना ये। उसके बाद एक तीसरा डेमो करते हैं। तीसरे डेमो के अंदर आप देखो कि मेरे पास एक और भी कील है ऐसी, लेकिन उसका एरिया और भी आगे से ज़्यादा है, बड़ा है ये। तो ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जब मैं इसमें करूँगा ऐसे देखो, तो मैं कितना भी फोर्स लगाऊँ ये इसके अंदर जाने में बहुत टाइम लेगा। तो ये था प्रेशर का सीन। तो प्रेशर का सीन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें थी, क्विक रिचार्ज थी। और देखते हैं अब अपनी क्विज को। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया जाए ताकि 500 पास्कल दाब उत्पन्न करे। कितना बल लगाया जाए, वही फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। हमने फोर्स निकालना है। ये प्रेशर दे दिया 500 और एरिया दे दिया 0.5। इसको सोल्व कर लो, ये आएगा आपको 250 न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? न्यूटन होती है। तो फर्स्ट का जो है आपका पहले का सी ऑप्शन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आता है कि किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है और जल में पूरा डुबोने पर उसका भार केवल 8 न्यूटन हो जाता है, तो उसके द्वारा विस्थापित जल कितना होगा? देखो उसके भार में कितनी कमी आई है। हवा में कितना था? कोई पिंड था, उसका हवा में उसका भार था 10 न्यूटन, और जब उसको वाटर में डालना गया तो उसके भार में कितनी कमी आई? 8 न्यूटन की। उसका भार हो गया 8 न्यूटन का, तो कमी कितनी आई? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन जो उसके भार में कमी आई है ना, उतना ही वो जल बाहर निकालेगा, विस्थापित करेगा, जल को बाहर निकालेगा। इसको ऐसे समझ लो, इसको हमने पूरा पानी से भर दिया है, इसके अंदर ये डालना, तो ये पानी बताओ बाहर आएगा कि नहीं आएगा? जब ये पानी बाहर आएगा तो उसको जब आप तोल लोगे तो वो 2 ग्राम का होगा, ठीक है, 2 न्यूटन होगा वो, क्योंकि उसको फिर हम मास को जी से गुणा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? उसकी फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके द्वारा जो विस्थापित जल है वो कितना होगा? जो उसके भार में कमी आई है 10 था पहले, फिर कितना हो गया? 8 हो गया, तो कमी कितनी आ गई? 2 की। तो ये इसका आपका जो है दूसरे का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है, एकांक दूरी पर नियत 2 एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। अभी मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 बटे r²। ये अभी मैंने ऐसे डायग्राम भी बनाया था। ये एक हो, बीच की दूरी भी 1 हो, तो सब जगह यहाँ पे 1 रखोगे तो F किसके बराबर आ जाएगा? G के। तो आकर्षण बल क्या कहलाएगा? आकर्षण कहलाएगा G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मान कभी चेंज नहीं होता है, धरती आकाश पाताल सब कहीं इसका मान सेम होता है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया है, इसका जो थर्ड का जो ऑप्शन है वो आएगा डी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वायुमंडल जो है, वायुमंडल हमारी धरती की चारों तरफ एक हवा का लिफाफा है, इसी को वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा। तो आप लगाओ हिसाब किससे है? बादलों ने तो नहीं पकड़ रखा है,
हवा भी नहीं पकड़ती है और धरती का चुंबकीय क्षेत्र ये भी नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही आएगा। फोर्थ का ए आएगा, ग्रेविटी ने, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है तो वो उसी ने ही पकड़ा हुआ है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, कण को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स, तो उनके मास को डबल कर देते हैं, वही न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, Gm1m2/r²। तो इनको मास को कितना कर दिया है, इनके मास को डबल कर दिया गया है। देखो इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा ऑटोमेटिक 4 टाइम्स। तो फिफ्थ का जो आपका आंसर है वो है फिफ्थ का बी, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, कुछ ऐसी बात बता रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे पोल और इक्वेटर के। तो इसको हम देखते हैं पोल इक्वेटर क्या होते हैं। देखो बच्चों, हमारी जो धरती है ना बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, वो किस टाइप से है, थोड़ी सी इस टाइप से। अगर इसकी बात करेंगे तो सारी बराबर ही है, रेडियस कभी किसी भी स्फीयर की रेडियस सारी बराबर होगी, लेकिन इसके अंदर देखो ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी होगी। तो ये फार्मूला है G=Gm/r²। जब धरती की बात कर रहे हो तो बड़ा m लिखेंगे और बड़ा ही इसका रेडियस लिखेंगे। तो अब देखो कौन सी दूरी बड़ी है, ये दूरी बड़ी है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये बड़ी है तो ये क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका जो उत्तर आएगा छठे का सी ऑप्शन सही है, इज लिस्ट ऑन द इक्वेटर। जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 40 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो मैंने बताया था मास तो कभी चेंज होता नहीं है, तो इसका पृथ्वी पर मास कितना होगा, मास का वेट का फार्मूला m×g, तो ये कितना है 40, जी का मान कितना 9.8। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 392 न्यूटन। तो 7वें का सी उत्तर सही आएगा, आप मैच कर लो। तो ऐसे इसको हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, पृथ्वी चंद्रमा को 10 की शक्ति 20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है। तो चंद्रमा कितने कर रहा है, जितने से पृथ्वी कर रही है उतने से ही चंद्रमा को खींचेगा, क्योंकि ये 1:1 फोर्स होते हैं, इनका रेशो 1:1 आता है। अभी मैंने उंगलियों से भी ऐसे करके दिखाया था, जितने ये उंगली इसको खींच रही है उतने ये खींच रही है। तो इसका सही उत्तर आएगा, जो 10 की 20 से खींच रहा है तो 10 की 20 से आएगा, तो 8वें का आपका उत्तर आएगा बी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ये थोड़ा डेंसिटी का है। डेंसिटी का फार्मूला बता देता हूँ, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना वो पदार्थ है। जैसे ऐसे समझ लो, ये कोई इतना कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर 100 आदमी रह रहे हैं, और ये वॉल्यूम है, इसमें भी 100 आदमी रह रहे हैं। तो बताओ भीड़ कहाँ पे ज़्यादा होगी, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हमारा घर बड़ा होगा, अच्छा घर बड़ा होगा, तो हम अच्छे खुले खुले अलग अलग कमरों में रहेंगे। अगर हमारा घर छोटा होगा और आदमी ज़्यादा होंगे तो हम कैसे रहेंगे, वो तो आपको पता ही है। तो इसका फार्मूला निकाल देते हैं। इसके अंदर हमें निकालना है किंतु, तो मास दे रखा है आपको 500 और वॉल्यूम है 350। इनको सोल्व कर लो, काटा पिट्टी करने के बाद 90 का आपका बी उत्तर आएगा, 1.42 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और 10th क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। तो ये तो पर्सन अभी 10th में भी आया था। तो टिंडल प्रभाव, जब जैसे आसमान में इंद्रधनुष बनता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, कोलाइडल और निलंबन। तो ये 10वें का ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्विज के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मैंने जो समझाया कुछ थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक्स।